नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ध्रुव राठी और ये है महाभारत, एक ब्रांड न्यू पॉडकास्ट जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या आप अपने देश को जानते हैं? हर हफ्ते मैं लेकर आऊंगा एक सवाल इंडिया के बारे में और हम मिलकर उसका जवाब ढूंढेंगे और इन जवाबों से भारत को और बेहतर समझेंगे। ये एक Spotify ओरिजिनल पॉडकास्ट है इन एसोसिएशन विद ATS स्टूडियो। वेलकम टू महाभारत। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी। ये थे स्पीकर के गार्ड लोकसभा में स्पीकर के अराइवल को अनाउंस करते हुए। लोकसभा के सारे मेंबर्स खड़े हुए हैं ग्रीट करने के लिए स्पीकर को। अब समय है पार्लियामेंट में काम शुरू करने का। आइटम नंबर 16 श्री जी किशन रेड्डी, अमित शाह जी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नागरिकता अधिनियम 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति दी जाए। अगला नाम पुकार दिया है। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री उधर नहीं, आप शुरू करें। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं। गलती आपकी नहीं है अगर आप सोच रहे हैं इतने सारे शोर शराबे के बीच में क्या चलने लग रहा है पार्लियामेंट में। अक्सर ऐसा होता है दोस्तों कि हमारे इंडियन पार्लियामेंट में एक आम दिन कुछ ऐसा सुनने को मिलता है। जो ऑडियो क्लिप्स आपने अभी सुनी उसमें हमारे पार्लियामेंटेरियंस यानी हमारे सांसद एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यूटी कर रहे हैं और वो ड्यूटी है नई लेजिस्लेशंस को क्रिएट करना देश के लिए। आप जानते ही होंगे दोस्तों, हमारे देश में जो लेजिस्लेचर है यानी हमारी लोकसभा और राज्यसभा, ये इंचार्ज हैं कंट्री में लॉज बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए। पर क्या आप जानते हैं कि ये कानून एक्चुअली में बनाए कैसे जाते हैं? एक्चुअली में प्रोसेस क्या है लेजिस्लेशंस बनाने का, स्टार्ट से फिनिश तक लेकर? आइए जानते हैं। एक बिल और एक एक्ट, ये दोनों शब्द आपने बहुत सुने होंगे न्यूज़ में दोस्तों। ये दोनों शब्द रिलेटेड हैं प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन से। बिल और कुछ नहीं है बल्कि ड्राफ्ट ऑफ अ लेजिस्लेशन है, एक प्रपोजल की तरह समझ लो। जब ये प्रपोजल पार्लियामेंट के द्वारा और प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रूव किया जाता है तो ये बिल एक्ट बन जाता है। एक्ट यानी विधान या कानून। हमारे देश में सारे लॉज इसी तरह से ही बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल दूं मैं आपको, याद होगा आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल CAB की बात तो चल रही थी और जब वो पार्लियामेंट में पास कर दिया गया, प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया, तो वो बन गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA। ये पूरा जो प्रोसेस है एक बिल से लेकर एक्ट तक, ये बहुत ही दिलचस्प प्रोसेस है क्योंकि बहुत सारी डिबेट होती हैं, डिस्कशन होती है, वोटिंग होती है इसके दौरान। लेकिन इस प्रोसेस के बारे में बात करने से पहले हम ये समझते हैं दोस्तों कि किन टॉपिक्स पर पार्लियामेंट एक्चुअली में लॉज बना सकता है। हमारे देश में बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें लॉज बनाने की ज़रूरत है, जैसे कि एग्रीकल्चर, हेल्थ, एनवायरनमेंट, सोशल इश्यूज। तो इन सारे सब्जेक्ट्स को, इन सारे विषयों को कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 लिस्ट्स में डिवाइड कर दिया है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। और इन लिस्ट्स को पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स को असाइन कर दिया गया है। मतलब जो टॉपिक्स यूनियन की लिस्ट में आते हैं जैसे कि डिफेंस, सिटीजनशिप, एटॉमिक एनर्जी, ये पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही इन पर लॉज बना सकता है इन टॉपिक्स पर। जो सब्जेक्ट स्टेट की लिस्ट में आते हैं जैसे कि पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स, ये सब स्टेट लेजिस्लेचर के कंट्रोल में होते हैं। तो जो आपकी स्टेट के मिनिस्टर्स और MLAs हैं वो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज बनाएंगे। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स लॉज बना सकते हैं, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीजर्स, मैरिज एंड डिवोर्स, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स। लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है कि एक सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया और स्टेट लेजिस्लेचर ने उसी सब्जेक्ट पे एक ऐसा लॉ बनाया जो पार्लियामेंट के लॉ से कॉन्ट्रडिक्ट करता है, तो पार्लियामेंट के वर्जन को फाइनल कंसिडर किया जाता है। तो एक सवाल यहाँ पर उठता है कि पार्लियामेंट में बिल को ड्राफ्ट कौन कर सकता है? इसका जवाब है मिनिस्ट्री, मिनिस्टर या MP। इन तीनों में से कोई भी बिल को ड्राफ्ट कर सकता है। अगर एक MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद से किसी बिल को लेकर आए हैं तो उस बिल को एक नाम दिया जाता है प्राइवेट मेंबर्स बिल। और बाकी बिल्स जो कि सरकार की तरफ से आते हैं वो बस रेगुलर बिल्स होते हैं। एक और तरीके का भी एक बिल होता है जिसे कहा जाता है अमेंडमेंट बिल। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पुराना लॉ एग्जिस्ट करता है जो पहले से लिखा गया है और उस पुराने लॉ में हमें कोई चेंजेस करने हैं तो यहाँ पर ये अमेंडमेंट बिल यूज होता है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका फिर से है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हमारे पुराने 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट्स प्रपोज करता है, चेंजेस प्रपोज करता है।
सिमिलरली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन 126 अमेंडमेंट बिल है 2019 का, वो चेंजेस प्रपोज करता है रूल्स में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो अब जनरली बात करें दोस्तों, तो हमारी सरकार नॉर्मली तभी बिल को ड्राफ्ट करने की सोचती है जब उन्हें लगता है कि एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन में, हमारे एग्जिस्टिंग लॉज में कोई कमी पड़ रही है, कोई गैप है, वो सफिशिएंट नहीं है लॉज, तो हमें एक नया लॉ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए डेटा प्रोटेक्शन बिल। 2017 में सरकार ने श्री कृष्णा कमेटी को अपॉइंट किया, जिन्होंने इस इशू को स्टडी किया और फिर रेकमेंड किया कि इस पे नए लॉज बनाने जरूरी हैं कि किस तरह से लोगों के पर्सनल डेटा को हैंडल किया जाता है। लेकिन कई बार अगर जनता प्रेशर क्रिएट करती है तो उस रीजन से भी नए बिल्स ड्राफ्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि लोकपाल बिल बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, या फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हमारा। और कई बार कोर्ट्स की वजह से भी जजमेंट्स दी जाती हैं, जिसकी वजह से एक नया बिल ड्राफ्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट या फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट। इन बिल्स को लाने के पीछे रीजन था कोर्ट। तो अगला सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जब एक ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लिया जाता है, उसके बाद क्या होता है? कई बारी दोस्तों मिनिस्ट्री अपने ड्राफ्ट को अपलोड करती है अपनी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे और कमेंट्स और सजेशंस मांगती है बाकी मिनिस्ट्रीज से, स्टेक होल्डर्स से या फिर जनता से भी। फॉर एग्जाम्पल 2019 में हेल्थ मिनिस्ट्री ने जनता से कमेंट्स मांगे थे अपने नए बिल को लेकर, जो कि ई सिगरेट्स को बैन करने को लेकर था। ई सिगरेट्स बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो सिमुलेट करते हैं सिगरेट टोबैको स्मोकिंग को। मिनिस्ट्री ने कहा था कि जिन लोगों को भी लगता है कि इस बिल को पास किया जाना चाहिए, वो अपनी रेलेवेंट सजेशंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर दे सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स हर बार ऐसा नहीं होता कि सरकार जनता की सुनती है और सजेशंस को इम्प्लीमेंट करती है। प्रोसीजर जनरली ये है कि जो कमेंट्स और सजेशंस एक बार आ जाएंगे तो ड्राफ्ट को रिवाइज किया जाएगा और बिल को दोबारा से लॉ मिनिस्ट्री के पास भेजा जाएगा, जो कि ड्राफ्ट को चेक करेंगे। उसके बाद ये ड्राफ्ट पहुंचेगा कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास उनके अप्रूवल के लिए, और एक बार कैबिनेट अप्रूव कर देता है इस बिल को तो इसे पार्लियामेंट में फिर इंट्रोड्यूस किया जाता है। और असली प्रोसेस तो अभी शुरू ही हुआ है बस। I beg to move for leave to introduce a bill to protect the rights of married Muslim women and to prohibit divorce by pronouncing talaq by their husbands. Yes, private members, legislative business, bills for introduction. Number 1, the cow and other milk animals, prohibition of slaughter, cruelty and other provisions bill 2015, Sri Raj Kumar Doot. Sir, To I move. beg to move for leave to introduce the cow and other milch animal, prohibition of the shelter, cruelty and other provision bills 2015. ये थे हमारे यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद और राज्यसभा के एमपी राजकुमार दूत बिल्स को इंट्रोड्यूस करते हुए। लोकसभा या राज्यसभा एक बिल को इंट्रोड्यूस करते वक्त दोनों में से किसी भी सभा में किया जा सकता है, दोनों में से किसी भी हाउसेज में किया जा सकता है। लेकिन जब इसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो पहली सभा में 3 रीडिंग्स होंगी और उसके बाद दूसरी सभा में फिर से 3 रीडिंग्स होंगी। रूल ये है कि एक बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले लोकसभा या राज्यसभा में कम से कम इसे 2 दिन पहले सर्कुलेट किया जाना चाहिए। लेकिन अगर स्पीकर को लगता है कि ये रिक्वायरमेंट 2 दिन की सही नहीं है तो वो इसे शॉर्टन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो 2019 का बिल था रिजर्वेशन टू दी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, उसे सर्कुलेट, डिस्कस और पास सब एक ही दिन में किया गया था। ये क्लियर नहीं है कि इस बिल को इतनी जल्दी में पास क्यों किया गया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बस इसलिए किया गया था ताकि ऑपोजिशन इस पर अपनी जांच ना कर पाए। एक और भी रूल है कि एक मिनिस्टर और एमपी को बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले स्पीकर को 7 दिन का नोटिस देना पड़ता है, पर इस नोटिस पीरियड को भी बदला जा सकता है, कम किया जा सकता है अगर स्पीकर ऐसा चाहते हैं तो ओवरऑल रूल ये है बेसिकली कि बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले इसे सर्कुलेट जरूर किया जाना चाहिए। रिसेंटली अगर आपको याद हो दोस्तों तो इस रूल को लेकर कंट्रोवर्सी भी हुई थी पार्लियामेंट में। महोदय, मैं ये संकल्प करता हूं कि यह सदन अनुच्छेद 303 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचना की सिफारिश करता है। ये अगस्त 2019 की क्लिप थी जब होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक नया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल सडनली इंट्रोड्यूस कर दिया था पार्लियामेंट में, जो कि बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर की पूरी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करवाता है। प्रॉब्लम ये थी कि ये बिल अचानक से टपक गया, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ना ही इसे सर्कुलेट किया गया था, ना ही कोई नोटिस पीरियड दिया गया था, मेंबर्स तक को पता भी नहीं था कि ये बिल इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है। Today what we saw was a mockery of Parliament. Let me tell you how. Rule 29, which deals with list of business. At 11:07, the Home Minister moved a resolution. The revised list of business reached the members at 11:18. ये थे एमपी डेरेक ओब्रायन, ये एक्सप्लेन करते हुए कि इस बिल को बिना किसी नोटिस और सर्कुलेशन के इंट्रोड्यूस किया गया।
एक बिल का सर्कुलेशन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि पार्लियामेंट में बैठे सारे मेंबर्स को मौका मिले उस बिल को देखने का और अपने ओपिनियंस और व्यूज़ को प्रिपेयर करने का। उस दिन ऑपोजिशन एमपीज ने इस वायलेशन को पॉइंट आउट किया था, लेकिन स्पीकर ने फिर भी इस बिल को इंट्रोड्यूस होने दिया। कपिल सिब्बल ने कहा कि ये डेमोक्रेटिक नहीं है अगर मिनिस्टर इस बिल को 11 बजे इंट्रोड्यूस करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि सभा इस पर एक अच्छे से डिबेट कर पाएगी। लेकिन एनीवेज इस गवर्नमेंट के पास एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी थी पार्लियामेंट में, तो इस बिल को इवेंचुअली पास कर दिया गया उसी ही दिन जिस दिन इसे इंट्रोड्यूस किया गया। अब वापस आते हैं प्रोसीजर पर। इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों कि सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बेसिकली बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन करवाते वक्त ही। कैसे? एक एमपी अपोज कर सकते हैं किसी बिल को ये कहकर कि देखो पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी नहीं है इस बिल को इंट्रोड्यूस करने की, ज्यूरिसडिक्शन नहीं है पार्लियामेंट की इस सब्जेक्ट पर लॉ बनाने की। एक और रीजन हो सकता है रिजेक्ट करने के लिए कि ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। लेकिन किसी बिल की इंट्रोडक्शन को रिजेक्ट करने के लिए भी एमपी को कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। पहले उन्हें नोटिस देना पड़ता है कि उनकी ऑब्जेक्शन क्या है इस बिल को लेकर 10 बजे से पहले उस दिन जिस दिन ये बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और फिर जब ये पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है तो स्पीकर बेसिकली अलाउ करते हैं उस एमपी को बताने के लिए कि वो पूरी सभा को बताएं क्यों उन्हें लगता है कि इस बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाना चाहिए। Sir, along with others, I rise to oppose the introduction of the dam safety bill. As has been mentioned, that this is clearly outside the purview of the central government. ऐसा हुआ था दोस्तों डैम सेफ्टी बिल 2019 को लेकर। ये बिल बेसिकली जो हमारी सेफ्टी ऑफ डैम्स हैं उनके स्टैंडर्ड्स को कुछ इम्प्रूव करता था। लेकिन ऑपोजिशन ने कहा कि पार्लियामेंट के पास राइट नहीं है इस स्पेसिफिक इशू को लेकर लॉ बनाने का। इसके बाद जो मिनिस्टर बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें भी मौका दिया जाता है अपने व्यू पॉइंट्स रखने का, अपनी स्टेटमेंट देने का। और अक्सर दोस्तों पूरी सभा भी इसमें मिल जाती है और पूरे हाउस में डिस्कशन चलने लग जाती है इस बिल को लेकर। I do agree with the objections that have been raised, but I have some more objections, sir. Please, I have 4 objections. इस डिस्कशन के बाद सभा वोट करता है कि इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। और अगर अप्रूवल मिल जाता है इसका तो इसके बाद इसे फाइनली इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो डैम सेफ्टी बिल को भी पहले सिमिलरली इसी वोट से गुजरना पड़ा था और इसके बाद उसे फाइनली इंट्रोड्यूस किया गया। तो अगला सवाल यह है कि बिल को इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या होता है? बिल के ऊपर डिस्कशन होती है। कई बारी दोस्तों इस बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भी भेजा जाता है जहां पर कुछ मेंबर्स ऑफ हाउस जिन्हें लगता है कि इस बिल को और चेक करना चाहिए और स्क्रूटनी के अंदर डालना चाहिए तो वो चेक करते हैं। कई बारी पार्लियामेंट्री कमेटी कमेंट्स भी मांगती है पब्लिक से या बाकी स्टेक होल्डर्स से, और उसके बाद पूरा सभा वेट करता है जब तक कमेटी अपनी जांच पूरी नहीं कर लेती और अपनी रिपोर्ट नहीं सबमिट कर देती। और फिर अगर कोई चेंजेस होंगे इस बिल में तो उन चेंजेस को किया जाता है और इस बिल पर फिर से डिस्कशन होती है। एक बिल को लेकर कितनी देर तक डिस्कशन करी जा सकती है, कितना टाइम अलॉट किया जाना चाहिए एक बिल को लेकर, और हर मेंबर के लिए कितना स्पीकिंग टाइम होना चाहिए, ये सब डिसाइड किया जाता है दोस्तों बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के द्वारा। लोकसभा में ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनाई जाती है जनरल इलेक्शंस के बाद। जब भी इलेक्शंस के बाद सबसे पहला नया लोकसभा का सेशन होता है और हर साल इन्हें रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के 15 मेंबर होते हैं और इसे हेड किया जाता है बाय द स्पीकर ऑफ द हाउस। और कौन ये मेंबर्स होंगे इस कमेटी में? इन्हें नॉमिनेट किया जाता है स्पीकर के द्वारा। पार्टी लीडर्स डिसाइड करते हैं कि एक एमपी किस इशू पर बोलेंगे। पहले एक जनरल डिस्कशन होती है और उसके बाद क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होती है और उसके बाद सभा से पूछा जाता है कैन दिस बिल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, यानी विचार के लिए क्या इसे लिया जा सकता है। इस स्टेज पर अगर कोई चेंजेस या अमेंडमेंट सजेस्ट करनी है तो वो भी सजेस्ट करी जाती हैं। पार्लियामेंट्री भाषा में कहें तो अमेंडमेंट्स आर मूव्ड। जो भी इंसान इन चेंजेस को सजेस्ट करता है अमेंडमेंट में उन्हें ये भी एक्सप्लेन करना पड़ता है कि रीजंस क्या हैं ये चेंजेस सजेस्ट करने के। और अगर मेजॉरिटी ऑफ एमपीज इन चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये अमेंडमेंट भी इस बिल का पार्ट बन जाती है। जनरली 1 दिन का नोटिस दिया जाता है बिफोर द बिल इज टेकन फॉर कंसिडरेशन। और इसके बाद आती है वोटिंग स्टेज। मिनिस्टर प्रपोज कर सकते हैं कि इस बिल को पास किया जाए और इस स्टेज पे दोस्तों जो डिबेट होती है हाउस में वो जनरली इसी चीज पर ही होती है कि एमपीज इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर बिल को सिंपल मेजॉरिटी मिल जाती है जो सभा में मेंबर्स प्रेजेंट हैं उस दिन वोटिंग डे के दिन दौरान तो इस बिल को पास कर दिया जाता है। पर हमारा जो प्रोसेस है अभी वो खत्म नहीं हुआ है। जब एक बिल को पास किया जाता है एक लोकसभा या राज्यसभा में तो उसके बाद वो बिल दूसरी सभा में जाता है। यानी अगर एक बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया होगा तो अब वो राज्यसभा में जाएगा पास होने के लिए और सेम प्रोसेस 3 रीडिंग्स का और जो डिस्कशंस होती हैं सेम प्रोसेस रिपीट होता है। और दोनों सभा में पास होने के बाद ये बिल फाइनली जाता है प्रेसिडेंट के पास।
अगर प्रेसिडेंट इस बिल को अप्रूव करते हैं तो वो अपना असेंट देंगे, गिव्स हिज असेंट, ये इंग्लिश में फ्रेज है जो यूज किया जाता है इस चीज के लिए। तो फाइनली फिर बिल एक एक्ट बन जाता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट बिल को रिटर्न कर देते हैं तो पार्लियामेंट एक और बार इस बिल को देखता है, और अगर पार्लियामेंट में बिल दूसरी बार भी पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास चॉइस नहीं है, प्रेसिडेंट को अपना असेंट देना ही पड़ता है। एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर कोई बिल लोकसभा में पास हो जाता है लेकिन राज्यसभा में उस बिल में कुछ अमेंडमेंट्स को अप्रूव कर देता है, फिर क्या होगा? तो बिलीव इट और नॉट दोस्तों, वो बिल लोकसभा में वापस जाएगा, लोकसभा में फिर से पास होना चाहिए वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाने से पहले। एक और सिचुएशन को कंसिडर करते हैं, तब क्या होगा दोस्तों अगर लोकसभा और राज्यसभा सेम बिल के बारे में अपने अलग अलग विचार रखते हों, सेम बिल के बारे में इनकी डिफरेंट फीलिंग्स हों। ऐसे केस में दोस्तों एक जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी दोनों हाउसेस की। आइडिया यह है कि एक फ्रेश डिस्कशन होगी और फिर से वोटिंग करी जाएगी इस जॉइंट सेशन में, और ऐसा बहुत बहुत रेयरली होता है पार्लियामेंट की हिस्ट्री में। ऐसा पहली बार हुआ था 1959 में जब डाउरी प्रोहिबिशन बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। दोनों सभा इससे एग्री करते थे कि डाउरी एक सोशल ईवल है, लेकिन स्पेसिफिक क्लॉजेस को लेकर दोनों सभा के बीच में डिसएग्रीमेंट्स थी। फॉर एग्जाम्पल, डाउरी को डिफाइन कैसे किया जाए। राज्यसभा ने सजेस्ट किया था कि डाउरी की डेफिनेशन होनी चाहिए कि बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट गिफ्ट्स जो शादियों के दौरान दिए जाते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, लेकिन लोकसभा इससे डिसएग्री करता था। एक और पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट था कि क्या डाउरी के लिए मांग करना, इसे भी क्या पनिशेबल ऑफेंस बनाया जाए। लेकिन ये जो भी डिसएग्रीमेंट्स थी इन दोनों के बीच में उस टाइम पर, ये रिजॉल्व हो गई थी फाइनली, और फाइनली एक्ट को पास कर दिया गया था। जो फाइनल वर्जन था इस लॉ का, जो कि जॉइंट सेशन के अंदर पास किया गया था, वो ये था कि अगर कोई भी इंसान डाउरी की डिमांड करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उस इंसान को पनिश किया जाना चाहिए। वो बिल्स जो कि मिनिस्टर्स के द्वारा नहीं बल्कि एमपीज के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, इनके लिए सेपरेट टाइम अलॉट किया जाता है, इनकी इंट्रोडक्शन के लिए, इनकी डिस्कशन के लिए। अगर आपको याद हो, मैंने एपिसोड के शुरू में बताया था इन्हें क्या कहा जाता है, याद है आपको? इन्हें कहा जाता है प्राइवेट मेंबर बिल्स। तो प्राइवेट मेंबर बिल्स को जनरली इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में एवरी ऑल्टरनेट फ्राइडे को। इन बिल्स को इंट्रोड्यूस करने का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एक एमपी के लिए कंपेयर टू वो बिल्स जो गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। जनरली एक एमपी को 1 महीने तक का नोटिस देना पड़ता है स्पीकर को इस बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले। पर ऐसा नहीं है कि ये बिल इंपॉर्टेंट नहीं होते, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये कई बार ऐसे इश्यूज को हाईलाइट करते हैं जिन्हें सरकार मिस कर देती है। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि ज़्यादातर प्राइवेट मेंबर्स बिल ये गुम हो जाते हैं पार्लियामेंट पे, इन पे कोई चर्चा नहीं करी जाती, क्योंकि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल एमपी के द्वारा बिल्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो बाकी सारे एमपीज को इनसे कोई परवाह नहीं होती। एक स्टडी की थी पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने कि पार्लियामेंट ने सिर्फ और सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर्स बिल को आज तक पास किया है टिल डेट, और एक बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल के मुताबिक 1970 के बाद से कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल आज तक पास नहीं किया गया पार्लियामेंट में। तो अगला सवाल हमारा ये उठता है कि तब क्या होगा जब बिल फाइनली एक एक्ट बन जाता है। प्रोसेस के इस पार्ट को कहते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। बात यह है कि जब किसी बिल को पास कर लिया जाता है तो उस लॉ के अंदर कुछ स्पेसिफिक रूल्स नए बनाए जाते हैं, इंक्लूडिंग कोई ऑर्डर हो या कोई बाय लॉ हो। बेसिकली आप इन्हें ऐसा समझ लो कि एक लॉ के अंदर क्या एक्चुअल डूज एंड डोंट्स हैं जो नए क्रिएट किए जा रहे हैं। इन रूल्स को भी टेबल किया जाता है पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। आज का एपिसोड खत्म करने से पहले मैं आपको जल्दी से एक और नए कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहता हूं जो आपने पहले सुना भी होगा। ये कॉन्सेप्ट है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, जो कि दुनिया भर में सिर्फ कुछ गिनी चुनी कंट्रीज में है। ऑर्डिनेंस को जनरली यूज किया जाता है अर्जेंट केसेस में। फॉर एग्जांपल, पार्लियामेंट मान लो सेशन में नहीं चल रहा है अभी और कोई नया अर्जेंट इशू आ गया जिस पर एक लॉ पास करना बहुत जरूरी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को अनाउंस कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस का जो इफेक्ट होता है वो सेम होता है जो नॉर्मल लॉस का होता है, बस कंडीशन ये है कि पार्लियामेंट को एक ऑर्डिनेंस को अप्रूव करना पड़ता है 6 हफ्ते के अंदर अंदर जब पार्लियामेंट को असेंबल किया जाता है, ताकि ऑर्डिनेंस एक लॉ बन पाए। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो कोरोना वायरस का आउटब्रेक चल रहा है, इस दौरान दोस्तों बहुत से ऑर्डिनेंसेस पास किए गए हैं, जैसे कि एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस या फिर एपिडेमिक डिजीजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। जैसा मैंने बताया आपको, इंडिया गिनी चुनी कंट्रीज में से है दुनिया में जहां पर सरकार को अलाउड है लॉज बनाना इमरजेंसीज के केसेस में, तब भी जब पार्लियामेंट सेशन में भी ना हो। लेकिन एक्सपर्ट्स ने अक्सर आर्ग्यू किया है कि सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट्स हो गई और सेंटर गवर्नमेंट हो गई, अक्सर इसका मिसयूज करती हैं, इस चीज़ का फायदा उठाती हैं कई सारी ऑर्डिनेंसेस को लागू करने के लिए।
फॉर एग्जाम्पल पिछले कुछ महीनों में सरकार ने कई सारी ऑर्डिनेंसेस पास करी हैं, चाहे लेबर लॉस को लेकर हो या टैक्स डेडलाइन एक्सटेंशन हो या एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हो। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लॉस को पास किए जाना बिना पार्लियामेंट की डिबेट के डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो सिटीजन्स होने के नाते भी हमें सोचनी चाहिए। इन जनरल जिस तरह से हमारा पार्लियामेंट फंक्शन करता है, ये भी एक ऐसी चीज़ है जो हमें सोचनी चाहिए। जो रूल्स हैं, प्रोसेसेस हैं जिससे एक बिल, एक एक्ट बनता है, क्या ये प्रोसेसेस सही हैं? क्या इन पे इनफ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि ये सही तरीके से किया जा रहा है, डेमोक्रेटिक तरीके से किया जा रहा है? क्या ये रूल्स ये इंश्योर करते हैं कि एक हेल्दी डिबेट हो पाए हमारे पार्लियामेंट में किसी भी लॉ को पास करने से पहले? ये सवाल हमें एज सिटीजन्स खुद से भी पूछना चाहिए, हम कितने इन्फॉर्म्ड हैं इन चीज़ों के बारे में। एनीवेज, आज के लिए इतना ही दोस्तों मेरी तरफ से इस एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ इस एपिसोड से आप कई नई चीज़ें सीखे होंगे। आप ये सीखे होंगे कि कैसे लॉज बनाए जाते हैं हमारी कंट्री में और प्रोसेस क्या है इसको लेकर। उम्मीद करता हूँ ये आपको सोचने पर मजबूर करेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में महाभारत के। धन्यवाद। I'm Dhruv Rathi and you've been listening to Mahabharat, a Spotify original podcast created in association with ATS Studio. All clips and voices you heard in this episode belong to the original creators, and we have provided links to the sources in our show notes. Mahabharat is produced by Gaurav Vaz from ATS Studio. This episode was researched and written by Archana Nathan with inputs about parliamentary procedure from PRS Legislative Research. The title track of this podcast was composed by Abhijit Nath, and Madhav Yachit is the audio producer. ATS Studio is a division of All Things Small, a true stories-focused media company run by Sidin Vadukud, Supriya Nair, Devya Bopanna, Sunil Doshi, and Gaurav Vaz.